नमस्कार दोस्तों, जीएलसी आईएएस में मैं पंकज कुमार गिरी आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्थिक विकास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग इकोनॉमिक मॉड्यूल के अंदर में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की शुरुआत की थी, तो हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एक सूचना आपके लिए कि जीएलसी आईएएस की एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो एमपीपीएससी और यूपीएससी परीक्षा के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है इस पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ और जो स्टडी मटेरियल है उसकी सुविधा ले सकते हैं। तो आज हमने एक प्रश्न को लिया है और इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि हम आने वाले सीरीज़ में जो भी एमपीपीएससी परीक्षा मेंस परीक्षा हेतु जो भी प्रश्न आते हैं 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 11 मार्क्स के, इन प्रश्न को डिस्कस करेंगे मेंस परीक्षा हेतु। और पूरे सिलेबस को, इकोनॉमी मॉड्यूल को हम मेंस परीक्षा हेतु तैयार करेंगे प्रश्न के जरिए। तो सबसे पहले हम आज जो हमने प्रश्न लिया है वो संभावित प्रश्न है, 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 11 मार्क्स के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। तो जो हमने प्रश्न लिया है वो ये है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता अधिक होगी तो वहाँ पे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसका मतलब अगर नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसका उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हो कि सऊदी अरेबिया या जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेचुरली बहुत अवेलेबल है। ठीक है, नेचुरली उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है। इन प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके सऊदी अरेबिया या यूएई जैसी कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता एक मात्र शर्त नहीं है किसी भी देश के में वहाँ पे आर्थिक विकास के। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता अधिक है तो आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि हो ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी पूरे दुनिया में सबसे गरीब महाद्वीप में एक है अफ्रीका। सबसे ज़्यादा गरीब महाद्वीप है अफ्रीका, जबकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता एकमात्र कंडीशन नहीं है किसी भी देश के आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि की। तो दूसरा फैक्टर ये होगा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कि उसको दोहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। दोहन करने की क्षमता, और दोहन करने की क्षमता का मतलब है कि इसको टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए कि आप इसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ। अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आपके अंदर में दोहन करने की क्षमता नहीं है इस प्राकृतिक संसाधन की, उस केस में आर्थिक विकास संभव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें जापान का ले सकते हैं। जापान में प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन तकनीकी विकास उसने बहुत कर रखी है। इसकी वजह से जापान के अंदर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। इसका मतलब सबसे पहला कंडीशन है प्राकृतिक संसाधन का उपलब्ध होना, बट प्राकृतिक संसाधन का उपलब्ध होने के साथ साथ उसके दोहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, यह समझने के लिए कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर होता है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में आप बोल सकते हो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, यानी कि डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। विकास का बैकबोन है कैपिटल फॉर्मेशन। इसको थोड़ा हम समझते हैं विस्तार में कैपिटल फॉर्मेशन को।
कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं पहले। देखिए, किसी भी देश में हमने जीडीपी को डिफाइन किया था, किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में जीडीपी को, और हमने बोला था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हमने जीडीपी बोला था, या अर्थात वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है उसकी मौद्रिक वैल्यू को ही, मौद्रिक मूल्य को ही हमने जीडीपी कहा था। जिन वस्तु, अब हम ये प्रोडक्शन वस्तु एवं सेवाओं का हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस वस्तु के ऊपर कर रहे हैं। जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होगा पूंजीगत वस्तुएं और दूसरा होगा उपभोग वस्तुएं। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिन गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उन गुड्स को हमने दो भाग में बांटा। पहला पार्ट को हमने बोला पूंजीगत वस्तुएं अर्थात कैपिटल गुड्स, और दूसरे को हमने बोला उपभोग वस्तुएं अर्थात कंजम्पशन गुड्स। क्या बोला हमने? कंजम्पशन गुड्स। अब हमें पता है कि फर्दर प्रोडक्शन में अगले साल फिर से जब हमें उत्पादन करना होगा तो उत्पादन करने में जो वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा वो होगा कैपिटल गुड्स, ना कि कंजम्पशन गुड्स। इसका मतलब आने वाले वक्त में, आने वाले समय में उत्पादन में हमें मदद उपभोग वाली वस्तुएं नहीं करती हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीगत वस्तुएं ही करती है। पूंजीगत वस्तुएं क्या हो सकती है? वो रोड हो सकता है, सड़क हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो सारी पूंजीगत वस्तुएं में हो सकती है। स्कूल्स जैसे, विद्यालय, ये सारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। और उपभोग वस्तुएं अर्थात जैसे खाने पीने की चीज़ें। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमने एक साल में मान लीजिए 100 रुपये के बराबर के वस्तुओं का उत्पादन किया। इस 100 रुपये की वस्तु का जो हमने उत्पादन किया है, इसमें 40 रुपये पूंजीगत वस्तुएं हैं और 60 रुपये के बराबर के कंजम्पशन गुड्स है, यानी उपभोग वस्तुएं हैं। मान के चलिए हम आने वाले वर्षों में इस पूंजीगत वस्तु का उत्पादन बढ़ा के 70 कर देते हैं और इसको 30 कर देते हैं। उस केस में देश की विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अर्थात हम जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उसमें अत्यधिक पूंजीगत वस्तुएं होंगी तो आर्थिक विकास की तीव्रता बढ़ जाएगी, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे समझा कि पूंजी निर्माण कितना हो रहा है, मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया है उन प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन कितना है। जितना ज़्यादा कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन होगा देश की तरक्की उतनी तीव्र होगी। अगला है जो फैक्टर प्रभावित करता है किसी भी देश के आर्थिक विकास को, वह है पूंजी उत्पाद अनुपात। अब हम इसको समझ लेते हैं कि पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पादन अनुपात। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हमें प्रोडक्शन करना है यानी उत्पादन करना है, जब हम उत्पादन करते हैं ये उत्पादन को हम आउटपुट बोल सकते हैं। इसके लिए हमें इनपुट चाहिए, इसके लिए हमें निवेश चाहिए, इनपुट चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है, यानी पूंजी उत्पादन अनुपात का मतलब होता है, अच्छा इस इनपुट को हम लोग पूंजी बोल सकते हैं, इसी इनपुट को हम लोग पूंजी अर्थात कैपिटल बोल सकते हैं। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि अगर हमें एक यूनिट उत्पादन करना है, आउटपुट करना है, उसके लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितना हमें कैपिटल चाहिए। क्योंकि ज़ीरो कैपिटल में तो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें कैपिटल चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें इनपुट चाहिए। तो हमें कितना इनपुट चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए अगर हमें एक यूनिट आउटपुट बनाना है, एक यूनिट प्रोडक्शन करना है। इसको सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमें एक कार बनानी है तो ये कार क्या है, एक आउटपुट है, एक उत्पादन है। तो इस एक कार के प्रोडक्शन के लिए हमें इनपुट कितना देना पड़ेगा, अर्थात पूंजी कितना लगाना पड़ेगा। एक कार के उत्पादन के लिए हमें पूंजी कितना लगाना पड़ेगा। अगर किसी देश के अंदर में एक यूनिट इनपुट के लिए 4 यूनिट कैपिटल चाहिए,
4 यूनिट कैपिटल चाहिए और कोई दूसरा देश है जहाँ पे 1 यूनिट आउटपुट के लिए 5 यूनिट कैपिटल चाहिए, तो कौन सी देश बेहतर स्थिति में है? ऑब्वियस बात है, जहाँ पे हमें इनपुट कम यूज़ हो रहा है, यानी कि कैपिटल जहाँ पे कम यूज़ हो रहा है। ये पर्टिकुलर केस मान के चलो चाइना का है और दूसरा इंडिया का है। तो चाइना के अंदर में 4 रुपये लगाकर हम 1 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, भारत में इसी यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 5 रुपये लग रहे हैं। तो बेहतर कौन है? चाइना, क्योंकि कम कैपिटल में उन्होंने आउटपुट हमसे ज़्यादा कर लिया है। इसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। अच्छा, कैपिटल आउटपुट रेशियो किन बातों पे डिपेंड करता है? अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका इनपुट कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर वहाँ पे गवर्नेंस में करप्शन बहुत ज़्यादा है, उस केस में आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो अलग अलग फैक्टर्स पे होता है, हम इसको किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पूंजी अगर उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, उस केस में डेवलपमेंट कम होगा, और जितना कम कैपिटल हम यूटिलाइज करेंगे 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, उतना डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो ये तीसरा फैक्टर था किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। चौथा फैक्टर जो किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है वह है शक्ति एवं ऊर्जा। इनफैक्ट किसी भी देश के अंदर में जब हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें इनपुट्स की आवश्यकता होती है। जिन इनपुट्स की आवश्यकता होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट में से कोई एक है, वो है पावर एंड एनर्जी। अगर आपने कई बार हमने न्यूज़ में सुना होगा कि हमने एक नई शहर बनाई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, जहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। अगर उस तरह की सिटीज़ का निर्माण आप करते हो तो सबसे पहले आवश्यकता होती है पावर एंड एनर्जी का। तो आप बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर एंड एनर्जी, शक्ति एवं ऊर्जा, क्योंकि बिना शक्ति एवं ऊर्जा का कोई भी आर्थिक विकास संभव नहीं है। जो नेक्स्ट फैक्टर जो डिपेंड करता है, जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक इनपुट कॉस्ट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसका मतलब जो हमारी लागत होती है किसी भी वस्तु एवं सेवा के निर्माण के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा लागत होती है परिवहन एवं संचार। अब आपके साथ मैं एक सिंपल सा डेटा शेयर कर रहा हूँ। अमेरिका के अंदर में ऑन दी एवरेज एक दिन के अंदर 800 किलोमीटर ट्रक चलती है। अमेरिका में ऑन दी एवरेज 24 आवर्स में 800 किलोमीटर ट्रक चलती है, जबकि इंडिया के अंदर में ये एवरेज है 250 किलोमीटर। इंडिया में ये एवरेज है 250 किलोमीटर और वर्ल्ड एवरेज है लगभग 650 किलोमीटर या 600 किलोमीटर के आसपास। तो वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो भारत के अंदर में एक दिन के अंदर में जो ट्रक चल पाती है वो है 250 किलोमीटर। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जितना बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगी, उतनी तीव्रता के साथ हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। अगला फैक्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी उन्नति। अर्थात किसी देश के अंदर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होती है। अब इसका 2 एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। साउथ कोरिया जहाँ पे एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी कितने बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ से आ रहे हैं। सैमसंग, आपने ब्रांड का नाम सुना होगा, एक साउथ कोरियन कंपनी है, और एप्पल जैसे फ़ोन के लिए स्क्रीन का निर्माण करती है। दूसरा ताइवान, तीसरा जापान। हम अमेरिका और यूरोप का अगर एग्जांपल ना भी लें तो एशिया के अंदर में इन 3 कंट्री के एग्जांपल ले सकते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के सहारे अपने देश को बहुत ही कम समय के अंदर में विकास के एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो इन सब कंट्री के अंदर में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है, खासतौर पे लास्ट के 30-40 वर्षों में। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि, फास्टर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसा देखा गया है कि जिन देशों के अंदर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फास्ट हुआ है, वहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट हुआ है। इसका मतलब अगर किसी देश के अंदर में वहाँ की आबादी कृषि पे ज़्यादा निर्भर है, वहाँ पे सामान्य तौर पे देखा गया है कि विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है, और जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, वहाँ पे
इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हुआ है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल कारण ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बहुत सारे मौके देती है उत्पादन के बहुत सारे मौके देती है। दूसरा, यहाँ पे जॉब क्रिएशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू एग्रीकल्चर। कृषि के तुलना में यहाँ पे जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगा। कृषि में हमारे पास भूमि सीमित है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और इसका अगर आपको एग्जांपल याद रखना है तो चाइना जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, आज उसके पास 3000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा अगर फॉरेन रिजर्व है। उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अगला फैक्टर जो इफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, कि उस पर्टिकुलर कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, क्या वो एजुकेटेड है। मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड है, शिक्षित है, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड है, मतलब उसके पास कौशल है, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स स्वस्थ है, हेल्दी है। अगर ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स में होंगी तो हम वहाँ बोलते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी बहुत अच्छी है, और उस केस में वहाँ पे डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्या उस देश के अंदर में, मतलब आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सबसे इम्पोर्टेंट कारकों में से एक है। और अगला है उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, कि उस देश के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसा देखा जाता है, उद्यमशीलता को कैसा देखा जाता है। शॉर्ट में बोले तो वहाँ पे बिजनेसेस को कैसे देखते हैं, उद्यमशीलता कैसे प्रभावित करता है आर्थिक विकास को। इसको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल आप अमेरिका का ले सकते हैं, क्योंकि अगर उद्यमशीलता बहुत है वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा, R&D पे खर्च ज़्यादा होगा, नवाचार यानी इनोवेशन अधिक होगा, और जो ह्यूमन पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर कहीं हो सकता है वहाँ पे, जहाँ पे इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़्यादा कदर की जाती है। तो अमेरिका इतना महान कैसे बना, महान इन द सेंस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पे इतना आगे कैसे बढ़ा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आज के तारीख में भारत के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप को अब हम ज़्यादा प्रमोट करने लगे हैं, बट इससे पहले 15 साल 20 साल पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, जिसकी वजह से आर्थिक विकास की रफ्तार इतनी तीव्र नहीं हो पाई है। तो ये वो सारे फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, जो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसी तरह हम लोग इस सीरीज़ में एक एक क्वेश्चन को लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस को हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, जो मेंस परीक्षा हेतु आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और पूरे में इकोनॉमी के सिलेबस को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। आज हमने जो प्रश्न लिया ये लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में या 11 मार्क्स के अंदर, कि आप उन कारकों को डिस्कस कीजिए, उन कारकों पे चर्चा कीजिए जो किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ पे आर्थिक विकास और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पूंजी निर्माण और पूंजी उत्पाद अनुपात, इस दोनों के ऊपर में सवाल MPPSC में पूछे जा चुके हैं 3 मार्क्स के ऊपर में। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम किसी एक क्लास में और अलग से डिस्कस कर लेंगे, बट आज के क्लास में हमने इतना समझ लिया है कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उनमें से वैसी वस्तुओं का प्रतिशत कितना है जिनसे पूंजी निर्माण होता है, और दूसरा है पूंजी उत्पाद अनुपात, मतलब जो हम आउटपुट बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमें इनपुट कितना यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने पूंजी का कितना उपयोग किया है। तो इन फैक्टर्स को हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे अलग से टॉपिक्स में, बट आज के क्लास में हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी अलग दूसरे प्रश्न के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।